धाकड़ खबर, बेखौफ बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के बीच चल रही तनातनी को लेकर विशेष रूप से। लेकिन आज बात करेंगे कि कैसे एलन मस्क अमेरिका के व्हाइट हाउस से फरार हो चुका है और कैसे अदालत ने टैरिफ के मामले पर ट्रंप को एक करारा झटका दिया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो भारत और पाकिस्तान से जुड़े हुए खबरों का जो सेगमेंट होता है उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि चाइना ने बहुत सारे रोबोट्स को सड़क पर दौड़ाया, यानी उनका दौड़ प्रतियोगिता करवाया। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो आपस में गुत्तम गुत्ता भी करवा रहा है, वो कुश्ती भी लड़ रहे हैं आपस में। ये तमाम चीजें दिखाकर आखिर चाइना क्या बताना चाहता है? एक तो इसी अगस्त में, इसी वर्ष वहां पे एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस। इसमें दुनिया भर के बाकी लोग भी अपने आएंगे, अपनी अपनी क्षमता दिखाएंगे। जैसे एयर शो होता है तो मेनली वो बाजार के लिए होता है कि मेरा इतना ताकतवर है, वह चीज है। 2026 में भी है तो उसकी तैयारियां चल रही है। और मुख्य रूप से रोबोट में जो आगे बढ़ रहा फ्यूचर है, बोस्टन डायनामिक्स कहते हैं, यानी को चलने वाले चीज में, तेजी करने की चीज में अभी तक 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और भी बढ़ाने की बातें हो रही है। अभी तक रोबोट को हम देखते हैं तो रोबोट डांस कहते हैं, यानी झटका में रुक रुक के चलता है। वह एक स्मूथ गति देना, जैसे इंसान चलता है उस तरह करने की बात है, उस तरह बढ़ाने की बात है। दिखाना चाहते हैं कि हम 12 से 14-15 किलोमीटर रफ्तार में आ रहे हैं। बैटरी लाइफ रोबोट में चूंकि एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो हमारे जो ई रिक्शा होते हैं, पहले देखते होंगे कि 6 घंटा में खत्म हो जाता था, आजकल 10-12 घंटा, यानी लिथियम की अमाउंट डालें। वही स्थिति कार की भी है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह एक घुसाया जा रहा है, चाहे मेडिकल साइंस हो या युद्ध हो, ड्रोन्स हो, इसमें भी लगाने की बात है। तो दिखाना चाहते हैं चाइनीज का हमारे पास है, प्लस अपने जनता को भी दिखाना चाहते हैं, प्लस यदि हम सही में कहें तो हमारे से लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी है। लेकिन मुख्य चीज यही है कि एक विज्ञान की तो प्रगति है, नंबर 2 इसके पीछे व्यापार है, और एंटरटेनमेंट जैसा मैंने कहा वो हम सबके लिए है। जी, लगता है हम लोगों के लिए वाकई में एंटरटेनमेंट है, क्योंकि हम तो अभी तक उन्हीं चीजों से नहीं उभर पा रहे हैं कि सत्ता कैसे हथियाई जाए, सत्ता कैसे बरकरार रखी जाए। खबर मणिपुर से है, जहां पर धुआंधार बस पर मणिपुर नाम हटाने को लेकर एक नया आंदोलन खड़ा हो गया और उसमें दोनों समाज, चाहे मैतेई हो चाहे कुकी समाज हो, सब एक साथ दिख रहे हैं। और इसी बीच खबर आ रही है कि एनडीए के कुछ विधायक पहुंच गए हैं राज्यपाल के पास और कह रहे हैं भैया अब सरकार बनाने का वक्त आ गया है। अब यह तो केंद्र की मंशा है, मतलब उनके जो हेडक्वार्टर है वहां से जो आदेश हुआ होगा उसके हिसाब से करेंगे। तो राज्यपाल को तो हाँ करना ही पड़ेगा। यदि ऐसी बात है तो कुल 60 में कहते हैं कि हमारे पास 44 एमएलए हैं, 44, और जिस गए थे 10 उसमें 60 बीजेपी वाले हैं। और वैसे कुल देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब से ये लड़ाई शुरू हुआ है, 2023-24 में शुरू हुआ था, उस समय जो बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं उसमें से 6 से 8 जो मैतेई के हैं, और वो जो इम्फाल छोड़ के भागे, आज तक इम्फाल नहीं आया। वह कैसे एमएलए हैं, कैसे मेंबर ऑफ या लेजिस्लेशन असेंबली के हैं, या वह तो मान लीजिए एमएलए बनते हो, जनता के प्रतिनिधि कैसे हैं? जनता कष्ट में आती तो आप छोड़ के भाग जाते हैं। बहुत पहले मुझे याद है 2013-14, उसके भी पहले कांग्रेस की सत्ता थी, उड़ीसा में बहुत जबरदस्त तूफान आया था, सुनामी टाइप का आया था। सुनामी नहीं था, मतलब वो बवंडर वाला जो साइक्लोन होता वो आया था। और वहां के सबसे पहले भागने वालों में से वो थे जिनके पास हवाई यात्रा हो सकती थी या तौर तरीके हो सकते थे, वो आईएएस और आईपीएस वहां के थे। जबकि वहां के जनता के रखवाले थे, भाग लिए। बाद में थोड़ा मोड़ा हंगामा हुआ लेकिन मसला को दबा दिया गया। तो इन लोगों को तो उठा के सीधे जेल में डालना चाहिए कि तुम भाग गए हो, तुम धूर्तता कर रहे हो। हाँ ठीक है, जहां तक मेरी समझ है कि यदि ये सरकार बनाते हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जो वास्तव में जो लड़ाइयां चल रही, हंगामा चल रहा है, जो जनता के प्रतिनिधि आके सरकार बनाएगी, वहां राज्य पाल नहीं होगा, तो स्थिति
सुधरेगी। अब इस स्थिति तो वहीं बिगड़ी थी जब तुम्हारी सरकार थी, बिल्कुल। और वहां से उसको रोकने के लिए राज्यपाल को लाया गया, और पूरी की पूरी पावर वहां के पारामिलिट्री को, मिलिट्री को और केंद्र सरकार को दिया गया, एक राज्यपाल को लाकर, जो खुद ही कहीं होम मिनिस्ट्री के अंदर में थे, अजय कुमार जो भी उनका नाम हो। हम्म। तो इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा कि वहां प्रजातंत्र बहाल हो गया। संभवतः इसके बाद से हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये लोग भी दौरा करेंगे। जी। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि 29 और 30 तारीख को सिक्किम का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले मणिपुर में ये हलचल दिखाई जा रही है कि वहां से राष्ट्रपति शासन हटाकर वहां पर एक बार फिर से लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा। अगली खबर का खैर रुख कर लेते हैं। असम का जो मुख्यमंत्री है वो लगता है कंपटीशन कर रहा है उत्तर प्रदेश वाले से। उत्तर प्रदेश वाला जो है वो कंपटीशन कर रहा है उत्तराखंड वाले से। उत्तराखंड वाला लगता है कंपटीशन कर रहा है गुजरात और मध्य प्रदेश से। सब आपस में होड़ में लगे हुए हैं कि कौन कितना बड़ा जो है बवाल करवाता है अपने राज्य में। तो यहां से बहुत सारे लोगों को उठाकर असम से भेज दिया गया बांग्लादेशी बताकर, लेकिन बांग्लादेश ने कहा हमारे लोग ही नहीं है, बॉर्डर बंद कर लिया। क्या पूरी जानकारी सर? अब ये बेचारे, देखिए, वही एक तमाशा हो गया जिसमें एक शिक्षक को भी कहते हैं कि उनको भी मतलब उठा के जबरदस्ती फेंक दिया गया, उनको भेज दिया गया, जो कि भारतीय हैं, 51 साल के हैं, और जब उनको विदेशी कहा गया तो सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है, तो उससे शिक्षा ले रहे हैं कि कुछ भी कोर्ट बोले, ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन उसको उठा के वेनेजुएला भेज देगा। एक ही दो का है, लेकिन उदाहरण के रूप में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे बांग्लादेश का कहा है कि पिछले 3-4 महीनों में जो तुमने कुछ 100 लोगों को हमारे यहाँ जबरदस्ती भेजा है, उसमें तुम्हारे खुद के भी लोग हैं, और बांग्लादेश ने कुछ लोगों को लेने से इनकार कर दिया। यानी सीमा पर, जिसको 0 माइल कहते हैं, यानी दोनों तरफ के कुछ क्षेत्र तक छोड़ा जाता है कि ना तुम्हारा है ना मेरा है, उसमें फंसे हुए, जिसमें बच्चे और औरतें भी हैं। तो ये तो एक मानवता का एक आधार बनता है कि कोई भी हो, मान लेते हैं कि बांग्लादेशी ही हो, हालांकि बांग्लादेश कहता है कि उसमें हो सकता है कुछ रोहिंग्या भी हो, हमारे देश के नागरिक नहीं, तो जो भी हो, तो तुम इस तरह से उठा के कीड़े मकोड़े की तरह कैसे उसको बाहर खदेड़ दोगे, मार दोगे। यह दिखाता है कि एक फांसीवादी सत्ता कैसे बाकी जनता को मूर्ख बनाने के लिए, कि जी। तुम्हारे लिए हम रोजगार को उपाय कर रहे हैं, ये लोग रोजगार छीन रहे हैं। ये कुछ 100 लोग जो कि शायद गोबर उठा के उसका कुछ बना के खा रही हो, जंगल से चुन के कुछ खा रहे हो, दूसरे के घरों में काम कर रहे हो, ये नहीं तुम्हारा रोजगार छीन रहे। तो हमारी क्या ये औकात थी? क्या ये हमारा रोजगार था जो देने के लिए ये सरकार हमें मूर्ख बना रही है? जी। सरकार तो घर घर सिंदूर भिजवा रही है, और ये वो सरकार है जो हर वक्त बड़ी संस्कारी बने रहती है। इनका क्या मतलब बनता है कि घर घर सिंदूर भिजवाएं किसी महिला के पास? खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो इसी से जुड़ी हुई है। असम के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे घुसपैठ रोकने के लिए लोगों को हथियार देगी असम की सरकार। आपको याद होगा, यह 2005 के आसपास सलवा जुडूम एक बनाया गया था। इसका मतलब वहां के भाषा में होता है, छत्तीसगढ़ के भाषा में, शांति यात्रा। हालांकि शांति यात्रा कहने के लिए था, वैसे आदिवासियों को पकड़ा गया जो कि नक्सलवादियों से या माओवादियों से डरे हुए थे, अलग रहना चाहते थे, उनके साथ नहीं थे, या कुछ लोगों को वैसे भी जबरदस्ती पकड़ा गया जिनको पैसे देके उनको अपनी तरफ इन लोगों ने लाया। कांग्रेस की सत्ता थी, चाहे केंद्र हो या राज्य में, और इन लोगों को हथियार दिया गया। और इन लोगों ने जब हथियार आ गया, पावर आ गया, पीछे से पुलिस और पारामिलिट्री फोर्सेस लाइक सीआरएफ, सीपीआरएफ वगैरह थे, सीआरपीएफ वगैरह थे, तो इनके मदद से वो दूसरे लोगों को लूटने भी लगे, यानी अपने ही भाइयों बंधुओं को लूटने लगे। वह तो होता है। यह मसला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में से बैंड कर दिया। तो इसको दूसरे रूप में इन लोगों ने फिर से शुरू किया, और जब बीजेपी आई तो उसको और रूप से फैलाया। अभी हाल फिलहाल में भी वो चीजें हो रही है, ताकि आपस में लड़ो मारो, हम कुछ हथियार दे देंगे, हम क्यों जाए। और इसी चीज को लेकर, छत्तीसगढ़ की चीजों को लेकर, उस तरह की चीजों को लेकर यह भी दिखा रहे हेमंत बिश्वा है कि हम वैसे लोगों को दे रहे हैं जो दुर्गम स्थान है, दुर्गम स्थान है, और जहां पर की बहुत ही असुरक्षित लोग हैं, और ये लोग अल्पसंख्यक आ गए, क्योंकि अधिकांश जो है सो लाखों लाख में बांग्लादेशी और ये सब आ गए, जो कि खुलेआम झूठ है। यदि लाखों लाख में आ गए तो तुम्हारे चंद हथियार, बिल्कुल, तुम लोग क्या कर रहे थे बॉर्डर पर बैठकर? एक खबर ये चल रही है कि बांग्लादेश में चुनाव कराने के लिए जो वहां की बीएनपी है और जमात इस्लामी है, वो जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है सर। इसके साथ साथ वहां पिछले 3-4 दिन से वहां के कर्मचारी भी बहुत जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो वहां के नए मुख्य सलाहकार आए हैं, अमेरिकी
आदेश को मानते हैं, उनके हिसाब से जो उन्होंने नया कानून बनाया, सेवा कानून, एक अध्यादेश पारित किया है। ये ना तो जनता के प्रतिनिधि हैं, ना जनता के लिए काम करते हुए नजर आ रहा है, और इसलिए बहुत जबरदस्त धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहां का मुख्य सचिवालय जो है उसको बंद कर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस फिर से ला दी गई है। और ऐसे हालत में बीएनपी हो या खालिद जिया की जो मतलब उनकी पार्टी के लोग हो, जमात वाले हो, ये कह रहे हैं कि इस समय चुनाव करना जरूरी है। जबकि अमेरिकी सत्ता को लग रहा है कि अभी चुनाव करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, कहीं से स्थायी नहीं आया है। जनता में अभी भी, खासकर स्टेट में, लग रहा है कि क्रांति का दौर चल रहा है और हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जहां तक तथाकथित क्रांति थी वो खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। और इसी में लेके काफी कहें तो घालमेल है और कुछ भी एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। सबसे परेशान जनता है, वो लूट रही है और बर्बाद हो रही है। जी। तमिल से निकली है कन्नड़ भाषा, ये कहकर लगता है विवादों में फंस चुके हैं कमल हासन, और जबरदस्त विरोध हो रहा है कर्नाटक में उनका। अब देखिए, ये बड़ा ही मतलब अजीब बात है कि तमिलनाडु में भी यदि ऐसा उन्होंने कहा, हालांकि बाद में उन्होंने कहा, मैं उनका समर्थन ना कर रहा हूं ना विरोध कर रहा हूं, उन्होंने जो कहा वह यह था कि भाई मुझे तो तमिल से प्यार है, कन्नड़ से भी है या दूसरे भाषाओं से, तो मुझे लगा कि तमिल ही मुख्य भाषा है जैसा भारत में माना जाता है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा इधर में संस्कृति है, उससे मिले जुले जो भाषा है उससे बाकी सब निकले हैं। और एक मैंने डेटा ढूंढा इसमें, वह कहता है तकरीबन ये है कि तमिल भाषा 5,000 वर्ष पुरानी है। उसके बाद से संस्कृति आती है जो 4,000। अब संस्कृति अब केवल विद्वानों की भाषा रह गई, आप जनता में नहीं बोलते हैं। कन्नड़ा 2,000। यदि कमल हसन ने कहा कि कन्नड़ा निकला है उससे, तो कोई गलत नहीं कहा है। तेलुगु मलयालम भी 2,000 है। उड़िया जो है वह 2,000 वह भी है। मराठी 1,800, मतलब 1,800 वर्ष पहले। बंगाली 1,500 और गुजराती 1,000, जबकि हिंदी जो है 800 वर्ष पुरानी। मैं समझता था 400 से 500 है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो ढूंढा वह कहता है कि 800 वर्ष मान लेते हैं। शुरुआती दौर की जो हिंदी थी वह खड़ी भाषा, वो चीज नहीं थी, यूपी से और जहां तहां से फैला है। तो ये कहने में कोई खराब नहीं, नहीं तो नहीं यार, तुम इसको ढूंढो, खोजो, बताओ कि कहां है, स्वतंत्र रूप से हुआ तो तुम कहो। जबरदस्ती कि हमारी मातृभाषा, इसको सबसे पुराना होना है, विश्व के देवों की भाषा है, यह सब बकवास है। इस पर लड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों को, और यहाँ एक के बाद एक कई झटके लगते नजर आ रहे हैं ट्रंप को और एलन मस्क को। पहले बात एलन मस्क की कर लेते हैं। आखिरकार एलन मस्क ने नेता बनने का सपना छोड़ दिया और वो व्हाइट हाउस छोड़कर भाग गया। क्या इसलिए क्योंकि उसका विरोध हो रहा था, शेयर मार्केट उसकी डाउन होती जा रही थी, या जो वो करने आया था वो यहाँ राजनेताओं के बीच में फिट नहीं बैठ पाया? ये सब बातें सही है। दूसरा चीज ये है कि ट्रंप के जो बाकी नजदीकी के बड़े बड़े नेता या पूंजीपति थे, उन्हें कहीं से एलॉन मस्क पसंद नहीं आ रहे थे। एलॉन मस्क की जो मतलब लूटने की नीति है, जो सब जगह से इन्होंने जो डॉज में यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी किया था, उसका काफी विरोध हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जनता पूरे की पूरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जा रही है। नौकरी खत्म हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, लूट खसोट जारी है। और अभी जो ट्रंप का जो बजट है वो काफी मतलब खर्च करने वाला है दुनिया भर में, जहां तो अपने यहां कर रहे हैं। तो इसको डेफिसिट बजट जो हम समझते हैं, घाटे का बजट है, यानी जितनी आमदनी है नहीं उससे ज्यादा खर्च दिखा रहे हैं। और इस पे एलॉन मस्क ने कहा कि यह तो बड़ा ही दुर्भाग्य है, डॉज की मदद से मैंने करीब $1.5 ट्रिलियन बचाए थे, वो सब कहां गया, वो सब तो सही बर्बाद हो जाएगा। और यह कहने के बाद से तकरीबन दुखी होकर छोड़ दिए। और संभवतः यह भी चाहते हैं कि ट्रंप से आगे मतलब इनका वो ना हो, गड़बड़ी ना हो, इसलिए शांतिपूर्वक दरकिनार हो गए हैं। आपस में कुछ बातें हुई होंगी कि भैया तेरे कारण बहुत गड़बड़ हो रहा है, कुछ समय तक तू शांति रख, फिर देखेंगे। वैसे ही जैसे कि हमारे यहाँ पहलवानों के खिलाफ जो ब्रजभूषण थे, उनके खिलाफ कोर्ट ने कहा कि फाइनली इनके ऊपर एफआईआर हटा दिया जाए बिना खोजबीन या जांच पड़ताल के। हालांकि सब लड़कियां कह रही है पॉस्को मुस्को जेल के अंदर होना चाहिए, लेकिन उनको छोड़ दिया गया कि कुछ दिन शांत रहा, इसका उसका फल मिला कि चूंकि सत्ता के साथ है, इसलिए वह जो है अब एक शुद्ध ईमानदार आदमी के रूप में घोषित हो चुके हैं। जी। एक सवाल मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग चर्चा करते थे कि जैसा अमेरिका में अब ये पूंजीवादी जो है सीधे सत्ता में शामिल हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी ऐसा होगा क्या? अब मस्क का हाल देखकर अगर हमारे यहाँ अडानी अंबानी टाइप के लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम सत्ता पे सीधे काबिज हो जाएं, वो परहेज करेंगे? परहेज तो नहीं करेंगे। 15-16 में से एक असफल हुआ और टाइम बिंग के लिए उसने डुबकी लगा ली है पानी में। स्कॉन
स्नॉर्कल के साथ, वो जो सांस लेते हैं ना यहाँ से पानी के अंदर में, उसके साथ, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और ये पूंजीपति वर्ग इतना धुष्ट दुष्ट धृष्ट और काइया है कि उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, वह लेसन नहीं सीखता। वह उसका लेसन यदि सीखता है तो ये कि क्या उन्होंने गलती की कि निकल गए, और किस तरह से दबाना था, पकड़ना था सत्ता को, यह सोचते हैं। जी। चलिए अगली खबर है ट्रंप से जुड़ी। बड़ा करारा झटका दिया अदालत ने, और जो टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा था ट्रंप ने, उसके खिलाफ फैसला दे दिया वहां की अदालत ने। अदालत तो बहुत सारी फैसलाएं दे रही है, और बाय द वे उस फैसले के तहत में न्यूयॉर्क के कोर्ट में शायद वो गए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट है वहां का। और इस इंटरनेशनल कोर्ट में जो इनके खिलाफ जो हुआ, वहां पे ट्रंप ने कहा, टैरिफ का फायदा बताया, और उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के का जो युद्ध चल रहा था 3.5-4 दिन में, मैंने रुकवाया। यह जी। मतलब कोर्ट में जाके इनके जो वाणिज्य मंत्री वो कहते हैं। और इस पे हालांकि तंज कसा है, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कोई जयरमन या जो भी है, उन्होंने कहा कि इसका मोदी जी जवाब दे। तो खैर मोदी जी जवाब नहीं देंगे, छोड़ दीजिए, या हो सकता है बाद में कुछ दे भी दे। लेकिन जब कोर्ट में जाके उन्होंने एक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट होता है, उसके तहत उन्होंने कहा है, और कहते हैं कि इसी टैरिफ के अंदर, दूसरा उदाहरण कहें तो ईरान को दबाव डाल रहे हैं ताकि वह समझौता कर ले उस पे, टैरिफ पे। वह रूस पे और अधिक दबाव डालना चाहते हैं, टैरिफ और दूसरे तरह के प्रतिबंध लगा के। यानी उनका कहना है कि जो शांति होगा, एक तरफ पावर से दबा के वो भी करना है, और दूसरी तरफ हाथ मिला के उनके ऊपर जूता भी मारना है और हाथ भी मिलाना है। और इन्होंने बड़े खुलेआम ढंग से कहा कि वहां के भी लोग कुछ आ रहे हैं कि दोनों देशों से मांगा जाए कि क्या यह सही, यदि कोर्ट में जाता है तो ऑफिशियली वहां से सम्मन आ सकता है कि बताएं कि क्या ट्रंप के टैरिफ वॉर के कारण यह चीज हुआ है, शांति हुआ है, और लाखों लोगों की जान को बचाया जा सकता है। जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजा से और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। पहला जो अपडेट है यहाँ पर वो हमारे पास आ रहा है गाजा के हालात को लेकर। फिलिस्तीन के जो राजदूत हैं वो रो पड़े हैं यूएनएससी में। जी हाँ, कोई भी रूप पड़ेगा उसकी चर्चा करे, थोड़ी भी मानवता यदि हृदय में है। यूएनएससी में बात कर रहे हैं रियाद मंसूर, और ये उन्होंने कहा कि किस तरह से भूखे मारा जा रहा है, और ऊपर से गोला बारूद भी करके मारा जा रहा है, बच्चों को, औरतों को, लोगों को। और इस तरह का चीज जो है सो बर्दाश्त के बाहर की चीज है। और बहुत सारी इस तरह की और भी घटनाएं घट रही, पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। लेकिन इसका कारण एकमात्र यही है कि ट्रंप ने यदि भारत पाकिस्तान के खिलाफ टैरिफ का यदि जोर दिखाया, वह इसराइल के खिलाफ नहीं दिख रहा है। इसराइल को और भी ज्यादा आर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस दे रहा है, जर्मनी भी दे रहा है, नेटो भी दे रहा है छुप के, अरब कंट्रीज का भी उसमें साथ हो रहा है, सीरिया में जो नई सत्ता है वो भी आ रहा है। तो कहीं से भी इसराइल को यह नहीं कहा जा रहा है कि तुम रोको। ऊपर से कहने के लिए जो भी है, 2-4 देश है, जैसे हमने कल आयरलैंड की बात की थी, हाल फिलहाल में कुछ और भी देश है कहने के लिए, फ्रांस भी बोल रहा है, स्पेन भी बोल रहा है, लेकिन चीजें नहीं हो रही। हाँ, भारत इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, खामोशी बरते हुए। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खबर और छपी है कि ट्रंप ने दावा किया कि मैंने नेतन्याहू को हड़काया, धमकाया, सटकाया कि ईरान से हमारी परमाणु मुद्दे पर बात चल रही है, वो कोई हमला करने की कोशिश ना करे। ये ऐसे ही हवा में पुल बांधने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में इजराइल कोई हमला करने वाला था ईरान पर? देखिए, ट्रंप का यह कहना है कि अब ईरान जो है वह मान रहा है हमारी बातों को। 5 राउंड जो बात हुआ लास्ट, जो ओमान में हुआ, ओमान में। और हालांकि ईरान ने साफ इनकार किया है कि हमने कोई भी इस तरह की बात नहीं मानी है कि हम परमाणु संवर्धन का, यानी उसको साफ सुथरा करने का कार्यक्रम रोक देंगे। हम जो है एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन उसका सिविल यूजेज जो है उसको करने से हम नहीं रोकेंगे। यह अभी मसला फंसा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने यह कहा है कि जब बात इतनी अगले स्तर पर चली गई है तो उसको हम खराब ना करें, और जबरदस्ती मैंने नेतन्याहू को रोका हुआ है। तो ट्रंप तो कई बार झूठ ही बोलते हैं। हो सकता है भारत पाकिस्तान में पूरी झूठ बोल रहे हैं, हालांकि कोर्ट में मसला चला गया है तो बात अलग है, क्योंकि वो कोर्ट में साइन करके देते हैं। लेकिन ये लोग कहीं भी झूठ बोल सकते हैं। इस मसले पर भी हो सकता है झूठ बोले, हो सकता है सच्चाई भी हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में, यानी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बहुत गर्मा गर्मी बात हुई थी, एक दूसरे पे चिल्लाए हैं दोनों। तो संभवतः उसी मसला पर होगा। जी। ईरान कह रहा है कि अमेरिकी एक्सपर्ट्स जो परमाणु से जुड़े हुए हैं वो हमारे देश में आके अपना मुआयना कर सकते हैं। इन खबरों में कितनी सत्यता है सर?
ये सच हो सकता है कि यदि मान लीजिए कि बाकी सब चीजों पर समझौता हो जाता है, यानी ईरान जो है वह अपना एनरिचमेंट यूरेनियम का करता रहे, कितना परसेंट करेगा, हो सकता है वो 60 ना करे, घटा ले, इस पे संधि हो जाए, मिसाइल और ड्रोन्स के बाद फिर मान लीजिए कुछ लिमिटेड समझौता होता, ना भी होता, सब हो जाए, तब मान लिया है कि अमेरिका का नहीं बल्कि वह अमेरिकी एक्सपर्ट जो आईएईए का मेंबर है, जहां मैं समझाऊं, हो सकता मैं गलत भी हूं, वो जा सकते हैं, जो पहले ईरान विरोध कर रहा था कि ऐसे ही आईएईए जो है सब प्रो अमेरिका है, वो खासकर अमेरिकी होगा तो उसी का पक्का चर्चा होगा, मुझे भी इसमें संदेह नहीं है, लेकिन इस पे ऐसा लगता है कि ईरान तैयार हो रहा है। जी। चलिए अब रुख कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी का। यहाँ एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है। आज तक हमने सुना था कि दो जिस्म एक जान होते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि तीन जिस्म एक जान होते हैं, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि अजरबैजान हो, तुर्की हो और पाकिस्तान हो, तीनों एक तीन जिस्म एक जान है। तो वो क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? देखिए, इन बड़े लोगों की, तथाकथित बड़े लोगों की, चूंकि बोलने की बहुत क्षमता होती है, या लिख के भी दिया जाता, हो सकता है लिख के दिया गया हो, टेलीप्रॉम्प्टर पर बोले या कंठस्थ कर लिया हो, अंग्रेजी में जो आप बोल रहे हो था वन हार्ट थ्री स्पिरिट, जी। स्पिरिट यानी सोल, आत्मा, मतलब जो कह रहे हैं वही बात है। तो मुख्य रूप से ये गए थे अजरबैजान में, ये दोनों, यानी पाकिस्तान के और तुर्की के। तो उसका एक स्वतंत्रता दिवस मना रहा अजरबैजान, उनका एक शहर है, जो लड़ाई चल रही थी, मैंने इसकी शायद चर्चा की है, नागोर्नो कराबाग के ऊपर, जी। जो पहले अर्मेनिया का था, जी। लेकिन बाउंड्री जो था सर, ये जो था वह अजरबैजान के अंदर में था, लेकिन अर्मेनियाई मूल के लोग रहते थे। तो यूएसएसआर के समय से यह चीज चली आ रही थी, लेकिन अब जाके करीब 2 या 3 साल पहले जो लड़ाई रुका था, 4 साल पहले, जी। 2020-21 में, उसके अंदर में उसका एक छोटा सा जगह था जो पासेस थी उसमें जाने के लिए, और वह जो पासेस था वहां पे रूसी सैनिक थे, उसको अंततः इन लोगों ने दे दिया इसको, अजरबैजान को। ठीक और है। यह तथाकथित रूप से स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह स्वतंत्रता दिवस जैसा कोई नहीं है, लापीन या लाचीन करके जगह है, खैर मान लेते कि स्वतंत्रता दिवस है। तो ईरान पहले से ही कहता रहा है कि ईरान के उस क्षेत्र के लोग जो वहां से सटे हुए हैं वो अजरबैजानी बोलते हैं, और हम सब भाई भाई हैं, दो देश है लेकिन एक ही चीज है। पाकिस्तान के शरीफ जो है, यह भी उसमें घुस रहे हैं, क्योंकि इनके युद्ध के समय, भारत के युद्ध के खिलाफ इन दोनों देशों ने बहुत मदद किया है, इसलिए उन चीजों को मिलाकर एक हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरह की जनता ईरान और अजरबैजान की है, पाकिस्तानी लोग तो भारत मूल के लोग हैं मुख्यतः, बिल्कुल। वो धर्म बदल गया, बात अलग है, भाषा उर्दू हो, पंजाबी हो, तकरीबन वही का वही है। बिल्कुल। तो हम लोग ज्यादा करीब है ना कि अजरबैजानी, लेकिन खैर, हम तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं, दुनिया के मजदूर एक हो, तो हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन इनका जो लक्ष्य है, निशाना है, वो कहीं और है, वो भाईचारा के कारण नहीं है। जी। अगली खबर आ रही है तालिबान से, और वहां के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को अमीर कहा जाता है। अब अमीर की इजाजत के बगैर अगर कोई भी कहीं पे भी जाके किसी भी देश के खिलाफ या किसी भी देश के हक में लड़ेगा तो उसे मुजाहिदीन नहीं माना जाएगा। ये बात चाइना में हुई, जो मैं पाकिस्तान और तालिबान के विदेश मंत्रियों की मीटिंग है उसके बाद कही जा रही है। क्या अब पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध बेहतर होने जा रहे हैं? देखिए, मैंने एक आज या कल ही आया था, अल जजीरा में आर्टिकल आया था, पूरा तो नहीं पढ़ा लेकिन हेडिंग था कि उस देश के पीछे सब लगे हुए हैं, और सोचिए कौन कौन, जिन्होंने उसको मान्यता नहीं दी है, यानी अफगानिस्तान या तालिबान की बात कर रहे हैं, और मान्यता नहीं दी है, जो उसके पीछे लगे हैं, उसको ललचाने की कोशिश कर, उसके पास पहुंचने की कोशिश कर, कौन है? भारत, पाकिस्तान और ईरान। हो सकता आगे जोड़ा हो, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, आगे में तो चीन भी आता है, अमेरिका भी आता है और रशिया भी आता है, क्योंकि उनके यहाँ लिथियम का बहुत बड़ा, 3 खरब डॉलर के बराबर का लिथियम का भंडार है, जिससे कि बैटरी वगैरह बनता है। और इसलिए लोगों ने जाके जो बातें की हैं, चीन का हस्तक्षेप एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, बुलवा के किया है, तो खुश करने की बात है पाकिस्तान को, ईरान को, क्योंकि इनका टीपीपी या आईएसआईएस के, जो टीपीपी, जो मतलब तालिबानी, पाकिस्तानी तालिबान जो है, जी, तो तहरीके ये सब जो तालिबान कर रहे हैं, पाकिस्तान, तो तहरीके तालिबान हाँ, पाकिस्तान। हाँ, हाँ जी,
तो ये सबको खुश करने के लिए आपस में मिलाने की बात हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और इसमें तालिबानी बहुत खुश हो रहे हैं कि भली यूएनओ मान्यता दे ना दे या कुछ ना करे, इनकी बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ तो इनका काम हो ही रहा है। ठीक है। यहां तक अमेरिका ने भी जो उनके पैसों को फ्रीज किया था, सुनने में आया कि वो भी शायद उसने छोड़ दिया है। जी। बिल्कुल। अगली खबर है पीओके से। वहां की पुलिस ने बताया जा रहा है 4 लोगों की हत्या कर डाली है, जिसमें से एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है। पूरा बवाल वहां पे मचा हुआ है। क्या जानकारी हमारे पास सर? ये पीओके में आप सही कर रहे हैं कि 4 हैं, और कहते हैं कि वहां पे टेररिस्ट थे, वही टीपीपी वाले, आपके वही वाले इसमें थे। और जब पाकिस्तान के पुलिस को लगा जो वहां पर तैनात है इस ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो वहां पे पहुंचे तो इसमें गोलाबारी होनी शुरू हुई। तो इसमें इनका ही एक पुलिस वाला मारा गया, 4 ये मारे गए। एक ने आत्मघाती बम रखा था, उसने एक्सप्लोड कर दिया, जिसके कारण 6-7 पुलिस भी घायल हुए हैं। तो नेचुरली हंगामा होगा। और जहां तक मेरी समझ है, जिस तरह से हमने अपने काश्मीरियों की बैंड बजा रखी है, वैसे ही वहां के काश्मीरियों की पाकिस्तान ने बैंड बजा रखी है। यदि उन्हें वास्तव में मौका मिले तो एक स्वतंत्र कश्मीर चाहेंगे, पाकिस्तान के साथ हरगिज नहीं रहना चाहेंगे। जी। सीआरपीएफ का जवान कहाँ गायब हो गया सर कश्मीर से? ये पता नहीं, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का है, अचानक गायब हो गया। अब वो मारा गया, भाग गया, कुछ पता नहीं चल रहा है, या युद्ध के दौरान कुछ लगा था, अभी उसको मतलब कहीं गया होगा, बॉर्डर पर होगा, कुछ होगा। इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन 3 दिन के बाद चूंकि माँ बाप ने हंगामा मचा है, तो इसलिए हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में पता चले। जी। चीन जो है वो राफेल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो फ्रांस में जा जाके सवाल पूछ रहा है कि भैया तुम्हारे राफेल के साथ क्या हुआ। फिर से उसने इस मुद्दे को उठा दिया। इस 3.5-4 दिन के युद्ध में बहुत सारे दुनिया, यदि हम अपने मीडिया को सुने, दुनिया के लोगों को सुने, तो एक तरफ से रूस थर्रा गया, क्योंकि उसके तथाकथित रूप से, मुझे नहीं पूरी जानकारी है, क्योंकि इसका S-400 मिसाइल को चीन के PL-5 एयर टू ग्राउंड मिसाइल ने मार दिया। हालांकि दूसरा उसका मिसाइल को भारत के प्रवक्ताओं ने दिखाया था, भारत सरकार के मिलिट्री के, कि वह बिना एक्सप्लोड किए गिरा पड़ा, यानी वो अभी एक तरह से असफल हुआ था। लेकिन जो भी हो, तो इसलिए मतलब रूस चकाचौंध है, पाकिस्तान भी चकाचौंध है कि उसके जो J-F जो जहाज है, उसका ज्वाइंट फाइटर जो उसका जहाज है, पाकिस्तान यूज कर रहा था, वो मारा गया, इसलिए वो परेशान है। उधर अमेरिका परेशान है कि F-16 मारा गया, इधर तथाकथित रूप से हमारे राफेल मारे गए, इसलिए फ्रांस परेशान है। तो इन परेशानियों का क्या है क्या नहीं है, इनका कुछ का कहना है कमेंटेटर का। एक तो चीन जानना चाहता है कि भाई हमारे हथियार का जो इस्तेमाल हुआ बड़ा कम होता है, एक्सपेरिमेंट हुआ, कहां तक सफल हो, हम जानना चाहते हैं। फ्रांस ने देने से, बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि फ्रांस के इससे भारी बेइज्जती हो रही है कि उसके राफेल को यदि सही में मारा है तो इस तरह से मार दिया है। जहां तक भारत सरकार के प्रवक्ता की बात है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बात है, उन्होंने कहा था उसमें कि युद्ध में तो नुकसान होता है, खासकर हवाई वगैरह में नुकसान होता है, लेकिन हमारे सारे पायलट सुरक्षित है। उस स्टेटमेंट का इन्फरेंस निकाले तो लगता है कि हमारे 1-2 जहाज जो भी हैं, मुझे नहीं मालूम, वो संभवतः मारे गए हैं। और इसलिए सब मिला के जहां तक बात है, कहना बड़ा मुश्किल है कि दोनों की तरफ से क्या क्षतियां हुई हैं ना हुई हैं। लेकिन चीन पूरी कोशिश कर रहा है जाने की, ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आजकल का मिसाइल, मेन चीज है कि स्पीड कितना, वॉरहेड में कितना आप एक्सप्लोसिव लगाते हैं, लेकिन उसका ईसीएम कितना, बहुत पावरफुल लगा दे। यदि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कमजोर है तो उसका मार देगा आपको इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एडवांस में ही पता लगा है कि यहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, यदि यहां जाने से हम नहीं टारगेट पहुंच रहे तो घूम के वापस आओ, फिर से जाके करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बार जब लॉन्च हो गया तो वो दिमाग बनता है उस मिसाइल का या वेपन का, और वो काम करेगा। हम लोग भूल जाओ कि क्या किया आपने, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। जी, सही कह रहे हैं आप। और इसके जरिए चाइना भी अपना हथियार इंडस्ट्री में अपनी एक बड़ी उपलब्धि दुनिया के सामने शायद दिखाना चाह रहा है कि देखो हमारे JF-10 ने राफेल को मार गिराया, वो भी भारत के अंदर, और पाकिस्तान के जरिए हमने कर दिखाया है। तो सब अपना धंधा ढूंढ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अक्रम।